बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इरफान हाशमी आपको पॉलिटिकल डायरीज में खुश आमदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सदीक साहब। सदीक साहब, आपके शो में आपको खुश आमदीद सर। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब, थैंक्स अ लॉट स्टार्ट करने के लिए इस बात को। दोस्तों के बड़े गिले थे कि 2 दिन पॉलिटिकल डायरीज पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकी। मैं अभी स्टार्ट करते ही उनसे माफी चाहते हैं, माजरत चाहते हैं, उनके साथ मसरूफियत ऐसी थी इसलिए नहीं आ सके। लेकिन हम हाजिर हैं और कोशिश करेंगे रेगुलरली रोजाना जो गुफ्तगू है, चूंकि इसमें हम जरा लंबी बात करते हैं, टाइम जरा ज्यादा लेते हैं ताकि लोगों ने सुनना होता है सारे इश्यूज को, तो कोशिश करेंगे आप रेगुलर रहें। सर, 7 वोट का जो मामला है यूसुफ रजा गिलानी वाला, इलेक्शन कमीशन ने वहां पर क्या खिचड़ी पक रही है और क्या हो क्या रहा है, इससे जरा पर्दा उठा दें। डरने की बात नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास आ जाइएगा। जबरदस्त, वेल डन। लेकिन ऐसा जो बात बता दूं ना आपको, इलेक्शन कमीशन और बाकी हमारा जो मेन मीडिया है वो पीटीआई को या उनके लोगों को एंगेज करने में कामयाब हो गया कि इन सब की तवज्जो लगा दी सेक्शन 9 के तहत जो डस्का वाले इलेक्शन, जो कि डस्का के इलेक्शन में मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट वो पूरा इलेक्शन जो फैसला है वो सेट असाइड कर देगी, जिस तरह मुतराजा हल्कों में होना है, क्योंकि सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं था जब तक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की इलेक्शन ट्राइब्यूनल में आना पड़ता है, अपील फाइल करनी पड़ती है और वहां मामला चलता है। तो यहाँ ये हुआ, इसी खुशफहमी में रहे कि डस्का वाला एडवांटेज मिल जाएगा, वो इसी खुशफहमी में, पहले आपको याद है हमने पहले बात की थी कि वो 22 के लिए रखा है, तो मैंने कहा था 22 को कुछ नहीं हो रहा, और वो देखे 22 को कुछ नहीं हुआ। वो वीडियो में शक्लें नजर नहीं आ रही हैं, उधर से यूसुफ गिलानी का वकील आ गया, अली अदर गिलानी के आगे कि जुरिसडिक्शन नहीं है, हम जवाब दाखिल करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करें और समाअत मुलतवी होगी 3 अप्रैल तक। अब जो असल बात है कि भाई जब नोटिफिकेशन इलेक्शन का हो जाए और प्रोसेस सारा स्टार्ट हो जाए, ये इलेक्शन का जब सारा सिलसिला शुरू हो जाए, तो वो तो फिर आपको इलेक्शन पिटीशन दायर करनी पड़ती है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास आना पड़ता है, क्योंकि वो एक अदालत होती है, उसमें शर्तें होती हैं बाकायदा, आपके ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं। अब हबीब शेख साहब ने इसको चैलेंज करना है और अभी तक इलेक्शन पिटीशन दायर नहीं की, और लिमिटेशन है वो 30 दिन अगर वो 30 दिन गुजर गए तो इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकेंगे, तो ये सेक्शन 9 की पिटीशन ऑटोमेटिकली वो खारिज कर देंगे और ये हाथ मलते रह जाएंगे और बड़े आराम से वो इलेक्शन पक्का हो जाएगा। और आज अगर वो इलेक्शन खत्म हो जाए तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ है, अगर यूसुफ गिलानी मेंबर ही अगर सेनेट नहीं रहते तो वो बात खत्म होगी, वो कौन सा इलेक्शन रह गया, फिर तो बात सारी खत्म हो जानी है। ये तुरंत का पता है, इन्हें इस्तेमाल करने में पता नहीं हिचकिचाहट क्यों है, या हबीब शेख साहब आगे नहीं है, जो कोई बात भी है भाई कानूनी तौर पर आपको आगे आए और आपके पास लीगल टीमें मौजूद है। मैंने ट्विटर में भी कह दिया है, वो मुझे मजबूर करते हैं कि तुम आगे आओ। भाई मैं क्यों आगे आऊं, मैं कोई पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ का वकील नहीं हूं। हम एक इंडिपेंडेंट जेन रखते हैं, हमारा काम है निशानदेही गलतियों को बताना, और इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत पुराने दौरों से बहुत बेहतर गवर्नमेंट है। मैं इतने अरसे से पब्लिक इंटरेस्ट का मामला लड़ता आया हूं। जैसे मैंने आज लाहौर हाईकोर्ट में जो वाल्टन एयरपोर्ट है उसको बिजनेस आप कन्वर्ट करने से वाले से पिटीशन दायर की थी कि दरख्त काट दिया आपने, अब ये इस गवर्नमेंट का काम था ये। अब लोग मुझे ये कहे कि ये तो पीटीआई का काम, ओ भाई पीटीआई का अपनी जगह काम है, लेकिन अगर ये गलत काम करेंगे जो जो हम जो रोकेंगे हम रोकेंगे सर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आज दरखास्त है, इस पे भी आप तो चैंपियन है, आपको तो कोई रोक नहीं सकता बात करने से। चौधरी जो फवाद चौधरी साहब हैं, फायज ईसा की अहलिया पहुंची हैं सर अदालत, तो इन्हें अदालत की दरखास्त लेकर जो चीजें सीधा आपके सामने रख देता हूँ और आपका कमेंट ले लेंगे। और आप एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि एक बात रह जा रही है आपसे, मैं रोक रहा हूं आपको। मैं कहूंगा पहले जाके एक गुफ्तगू, एक और दूसरा पहलू जो है ना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चैलेंज हुआ, क्या होना है हम उस पर पहले बात कर चुके। अगर 2-3 मिनट दे रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ हाथा कर दूं उसको, मुकम्मल कर लें। देखिए आपको याद है कि ऐलान किया था उन्होंने चैलेंज करने का, फारूक नाइक ने वो पिटीशन दायर कर दी यूसुफ गिलानी की वजह से, और उन्होंने बाकायदा पॉइंट लिए, वीडियो का पॉइंट 18 नुक्ते उठाए हैं उन्होंने।
उन्होंने उन्होंने एक कहा कि ये बाकायदा हमारे पास, उनके पास भी एक वीडियो निकल आई 11 फरवरी की, वो 11 मार्च की, कि हमने जब वीडियो का सेक्रेटरी बता रहा था तो हमने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो रिकॉर्ड में लगाई है उन्होंने। अब वो सवाल की बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि वो खाने के अंदर लगाने को कहा है आपने, और ये भी कहा उन्होंने कि हमने बकायदा वो स्टैंप अगर नाम पे लगाई है तो उन्हें इतना नहीं पता इनकी आर्टिकल 226 का आइडेंटिफाइबल वोट बन जाता है। फिर उन्होंने वीडियो की बात की, फिर उन्होंने हदायतनामे की बात की, एक हदायतनामा आ गया हुआ था, हदायतनामे में लिखा हुआ था जहां मर्जी वोट लगा दे पर्ची, उन्होंने इस बात को ये किया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जो सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब थे, इनका पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस से ताल्लुक था, हुकूमत के ये बंदे थे, तो उन्होंने हुकूमत ने अपना बंदा ही लगा दिया। अभी क्या अपोजिशन का बंदा कोई लगाया था? ये सदर का इख्तियार था, सदर ने लगाया इख्तियार। ये मुख्तलिफ को 18 के करीब नुकात उन्होंने उठाया, फिर यही कहा कि अब आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि अगर वो इंटेंशन वाज़ेह हो जाए, और हमने आपके प्रोग्राम का मैंने क्लियर कर दिया था कि वो इंटेंशन नहीं वाज़ेह होना है, वो इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो सेनेट के इलेक्शन है, नेशनल असेंबली के इलेक्शन है या सूबाई असेंबली के। आज तक चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली, डिप्टी स्पीकर नेशनल चैलेंज नहीं हुआ, और पार्लियामेंट नजीर जो वसीम सजाद के दौर में मौजूद है। ये रिकॉर्ड की बात है। रिलीफ उन्होंने मांगा है कि सारा इलेक्शन सेटिसाइड कर दें, नोटिफिकेशन चेयरमैन सेनेट को काम करे, वो तो कभी हो ही नहीं सकता चेयरमैन सेनेट को आ जाए। और उन्होंने आर्टिकल 60 को भी सामने रखा कि ये जो इलेक्शन है ना, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं है, ये उनका कहना है, लेकिन इस पर जजमेंट वाज़ेह तौर पर मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूद है। 26 समाप्त होनी है। मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल हर्डल उनके सामने है। अदालत ने पहले मेंटेनेबिलिटी पे बात करनी है, उस पे अगर मेंटेनेबिलिटी होगी तब आगे चलेंगे। बहुत मुश्किल काम है इस हवाले से, लेकिन जो उन्होंने फाइल कर दी हुई है आपके सामने है, ये हम आगाह कर दें लोगों, हमारे नाज़रीन को कि ये वाला मैटर भी है। अब आप बात करें आगे। एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं। अगर जवाब दिया तो दुख हुआ कि तौहीन हो गई, कि भाषण आ जाएंगे। मोहतरमा, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफी होकर कौंसलर का इलेक्शन लड़े, मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। ये ट्वीट था फवाद चौधरी की तरफ से किया गया। सरीना विलियम्स, माजरत के साथ सरीना ईसा, आई डोंट नो व्हाई सेड सरीना विलियम्स, माय अपॉलॉजीज। ये ना हो कि हमारे खिलाफ भी कोई दरखास्त आ जाए। आई टेक दैट नहीं बैक। आप सरीना नहीं सर, जो बात जिसका नाम है उसको सही हमें अदा करना चाहिए। सरीना ईसा की जानिब से गलती हो जाएगी, फवाद चौधरी, ऐसी परेशानी की बात। नहीं सर, रिकॉर्ड की बात है तो हम भी नहीं चाहेंगे कि गलत हो जाए और कल लोग इसके जो है ना वो इजाफी टोटे बनाते फिरें। तो बेहतर ये है कि सरीना ईसा दरखास्त दायर की गई है के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फवाद चौधरी ने जस्टिस फायज ईसा को अंडर ट्रायल जज कहकर तौहीन की है। दरखास्त में मौके इख्तियार किया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने केस की पूरी कार्रवाई देखी, जबकि फवाद चौधरी केस की एक भी समाअत में अदालत में मौजूद नहीं थे। सरीना ईसा के कहते हैं कि फवाद चौधरी का बयान जाहिर करता है कि हुकूमत ने कमरे अदालत में खुफिया कैमरे लगा रखे हैं, हुकूमत जासूसी कर रही है और केस की समाअत बहराज दिखाए जाने का मौकिफ है कि मुखालिफ है। दरखास्त में इस्तदा की गई फवाद चौधरी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया जाए, फवाद चौधरी को अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी पर ओहदे से फारिग किया जाए। सर, बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी हैं। आपको किसी एंगल से लगता है, मेरा सवाल सर, किसी एंगल से लगता है, हमने पहले भी बात की थी कि अगर कोई फ्रेश लॉ ग्रेजुएट ये केस लड़ रहा होता ना, तो उसने 36, चले 5 सर, 5 नहीं तो 6, 4, 3, 2 कोई कानून के हवाले निकाल के अदालत के सामने रखने थे। एक भी हवाला कानून का नहीं दिया गया, कहीं पर भी नहीं दिया गया। कौन क्या करता है और दिल की भड़ास निकाली गई। तो आपको याद है मैंने एक बात कही थी कि हम काजी फायज ईसा को बतौर एक साइल, एक बतौर दरखास्त गुजार, बतौर वकील क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बतौर जज जब वो कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो वो अदालत का इस्तेहकाक है, वो अदालत का तकद्दुस है, वो अदालत है। वो जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसकी तरफ हम देख रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो कहा है इन्होंने, क्या गलत कह दिया? इरफान हाशमी साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हम अगला शेर में खुद नहीं पढ़ रहा इस बात को सामने रखते हुए। हम इसमें बात कर चुके हैं, बड़ी तफसीली बात कर चुके हैं। यहाँ पहली तो बात है, ट्वीट मैंने भी सारा पढ़ा।
एक मैं छोटी सी बात मैं कह दूं कि मेरी नजर के मुताबिक तौहीन अदालत ये बनती नहीं। आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है। सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 का बड़ा क्लियर है, जिसकी सजा सेक्शन 5 में दी गई है। तौहीन अदालत किस बात की? तौहीनी अदालत की है तो काजी फाजी सब खुद आते हैं ना, जो साहिल बन के खुद आए थे ना, खुद दरखास्त दे देते। रोका था उन्होंने किसी ने? भी साहिल बन के आया ना, सरीना फायदी सा तो जज नहीं है ना, वो जज नहीं है, वो एग्रीव कहां से हो गई है, उनका क्या ताल्लुक है इस हवाले से? और काजी फायदी साहब ने खुद अदालत में बैठ गया, जब आर्गूमेंट कर रहे थे, 80% दलायल उनके हकायक से बर्क थे, उनका केस से दूर दूर तक निशान नहीं था। भाई ये अगर आपने केस ही लड़ना था तो आप, एक और तरीका भी था, आपको याद है फरूक नसीम साहब, एक सवाल पूछा मुझसे किसी ने कि फरूक नसीम साहब ने केस पे बहस करनी थी तो वो इस्तीफा दे के आए केस लड़ने के लिए, वो वकील बन के नहीं आए। तो मैंने फर्क बताया कि वो वहां बुनियादी तौर पर वकील बन के अगर आपको आना है तो आपको वो वजारत आपको छोड़नी पड़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल तो सामने आवाज आता है। तो यहाँ भी बड़ा एक रेलेवेंट सवाल उठाया था, उसका जवाब देने के लिए कि यहाँ काजी फायदी साहब, जस्टिस काजी फायदी साहब साइल के तौर पर सामने, जो बातें उन्होंने की वो साइल के तौर पर एक जजों के सामने अपने आर्गूमेंट पेश नहीं कर रहा था। अब वो जो दलाइल दिए, मैं भी ये कहता हूँ 80% गैर मंतकी दलाइल से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था केस से। तो आपने अगर आना होता तो आप उस वक्त आते जब मेन केस आपका चल रहा था। अब तो वो दरखास्त का फैसला हो गया और उस फैसले पर अमल दरामद हो गया, मनी ट्रेल था नहीं, असासे पूछे गए, असासे बता नहीं सके, और वो इंक्वायरी एफआईआर ने इंक्वायरी कर ली और चीजें सारी रिकॉर्ड के ऊपर आ गई। अब आप यहाँ पहले तो आपने दरखास्त दे दी नजरसानी की अंदर के जनाब इस पे वो ही बेंच सुने, वो बेंच पे बड़ी देखा 10 जज बैठे हुए हैं, 10 जजों ने बड़ा बड़ा टाइम दिया इस बात को सामने रखते हुए, उन्होंने इनकी एक एक बात सुनी, वो फैसला आ गया कि इस्तेहकाक चीफ जस्टिस का। अब वो जब वो फैसला आ गया तो नई एक दरखास्त दे दी, लाइव दिखाए, लाइव क्या दिखाए भी, क्या चीज रहेगी इसके अंदर? फैसला हो कुछ नहीं चुका है, आएगा। नजरसानी करनी है, नजरसानी करनी है, नजरसानी में क्या? अब एक मैं तारीखी बात आपके सामने रख दूं, होता यह है कि बराए रास्त सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले बड़े मराहल हैं। लिखा हुआ है कि बजाय रास्त वकील को भी बनाया जा सकता है, लेकिन बड़ी मिसाल कोई नजर नहीं आती कि वकील को बराए रास्त सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। पहले उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है, 5 साल उसकी वहां ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग करने के बाद फिर उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। उससे पहले चीफ जस्टिस बन सकता है। तो ये जस्टिस काजी फाइज साहब बराह रास्त सुप्रीम, आपको पता है इस्लामाबाद हाई और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आए थे, वोकला लॉयर्स मूवमेंट जो तहरीक चल रही थी, 105 जजेस निकाल दिए गए थे और उसके बाद जजेस रखे गए और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से बराह रास्त आए थे। अब जो उन्होंने दलाइल दिए हैं सो कॉल्ड लिबरल या सुर्ख इनकलाब या उन तरह के वो माइंड जो सेट, जो हवाई बातें हम सबसे खड़े के लोगों से, आसपास लोगों से जो सुनते हैं ना, उस तरह के दलाइल एक साहिल काजी फायजीसा ने अदालत के अंदर दिए। और वो दलाइल का ताल्लुक क्या था केस के साथ? कोई नहीं था। गटर जैसे अल्फाज आप और हमने सुन लिए, उसकी कानून इजाजत नहीं देता। अब इन सब चीजों को रह के फवाद चौधरी ने क्या कहा कि ये सारे दलाइल सारी चीजों को सामने रखते हुए अंडर ट्रायल जज से मुराद ये है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस है भाई, या ना हो, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मामला चल रहा है वो ट्रायल का तो चल रहा है। अब चूंकि अपना ये काजी फायदी साहब अगर ये तौहीन अदालत की दरखास्त करते हैं तो मजाक उड़ना था, इसीलिए सरीना फायदी साहब को पता है गवर्नमेंट के खिलाफ खत लिखना, नैब को खत लिखना, अपने बारे में कुछ नहीं बताना, वो साथे नहीं बताने, खुद ही वीडियो लीक करनी, जो आसपास वो लोग थे असतूर और जो नाम जिनके अपना सहाफी के घर ये जिसने तौहीन अदालत कमिट की थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके घर चले गए थे। अब मैं बीवी आपको रिकॉर्ड की बात है ये सारी, आप मुझे कहने की जरूरत नहीं, लेकिन ये रिकॉर्ड की सारी चीजें मौजूद है। तो यहाँ अब तो अगर मिसाल के तौर पर तौहीन अदालत भी हुई, एक तो उस कंसर्न आदमी को आना चाहिए था, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार था। जैसे उस ट्वीट मतीउल्लाह जान ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद टेकअप किया था इस मैटर को और उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। वो फाइल पता नहीं कहाँ पड़ी है, बल्ला बेहतर जाने, जहाँ कहीं भी पड़ी हुई है। चाहिए यही कि वो इस फाइल के साथ वो भी इकट्ठी फाइल लगा ली जाए अगर ये हियरिंग होती है, ताकि वो भी फर्क पता लग जाए ना कि तौहीन अदालत के लिए लफ्ज कौन से हैं, जो तौहीन अदालत नहीं किया मैंने वो लफ्ज कौन। मैंने मैंने जो जुमला कहा था, और आपने तो खैर उसके बहुत चर्चे करवाए सर उस जुमले के, और हुए भी, पता नहीं वो क्या हुआ, क्या जज स्पीक्स थ्रू हिज वाइफ, खुद जो नहीं ये कह रहे, चला जी। आपने भी यही कहा है ना, जज स्पीक्स थ्रू हिज वाइफ, वो खुद नहीं कर सकते, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस केस की तैयारी या तौहीन अदालत की दरखास्त की तैयारी जो है वो साइल
काजी फायजीसा ने ना करवाई हो सर? देखिए वो लीगल लैंग्वेज इस तरह की जुबान लिखी हुई है, अगर उनके पहले खत अगर पढ़ लें तो इस लैंग्वेज में और उसका बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी वकील की या पढ़े लिखे वकील की या किसी की ये जुबान लीगल तो है, ये तो मैं ये कहूँ कि नहीं है। और उसके साथ वो ट्विटर के निकाल के और ट्विटर के बाकायदा चीज़ें आखिर कोई ना कोई तो होंगे, जो मावनीन भी होंगे, इन चीज़ों को सामने रख कर लाना चाहेंगे। और अब ये लाना तो लगे हाथ, फिर सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी। और वो फवाद चौधरी साहब का जो ट्वीट है वो रीट्वीट है, मेरा ख्याल है को 30-35 हजार के करीब लोगों ने कर दिया है। तो जो बिल्कुल। फवाद चौधरी ने बात की है ना, उसको रीट्वीट कितने लोगों ने कर दिया, लाइक कर दिया, ये सारा रिकॉर्ड की बात है। और वो हैशटैग भी चल रहा है, आई वी स्टैंड विद फवाद चौधरी, आई स्टैंड विद फवाद चौधरी। वो एक अलग इशू है, फवाद चौधरी ने जो कुछ भी किया मैं नहीं समझता था। मैं तो पहले ये समझा कि सरीना फायज ईसा ने जावेद लतीफ और सारा आलम के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। वो तो मुझे किसी ने उठाया कि तुम नींद में हो भाई। और नहीं भाई, ये उनके खिलाफ नहीं की है, ये फवाद चौधरी के खिलाफ। मैंने कहा शायद ख्याल आ गया कि वो जो लफ्ज उसने इस्तेमाल की है जावेद लतीफ ने और वो अफ्तार आलम ने, मैंने कहा शायद उसके लिए आ गई है। लोग जिक्र करते हैं ना, जो पाकिस्तान की तौहीन करे उसके खिलाफ क्या होगा। अब ये सवाल सारे आप हम छोड़ते हैं, अवाम पे छोड़ते हैं, अवाम बिल्कुल बेहतरीन सर। फैसला करने वाली है। तो मेरा ख़्याल है कि सारी ख़बरें हमारी जो थी जिन पे हमने बात करनी थी वो मुकम्मल हो गई और कल हम दोबारा आपसे मिलेंगे और पाकिस्तान की अदालतें तो सर हमेशा ही गरम रहती हैं। लेकिन काश ये अदालतें गरम हों और इंसाफ़ भी मिले, तो क्या ही बात है। इंसाफ़ नहीं मिलना, सर आप जितना मर्ज़ी नैब की तारीफ़ें करी जाएँ, मुझे तो नज़र नहीं आता ना ना नैब इंसाफ़ देगा ना। बेहतरी की उम्मीद रखिए, बेहतरी की उम्मीद रखें, इंसाफ यानी मैं ये नहीं सर कहता सर इंसाफ मिल रहा है। बेहतरी की उम्मीद रखते-रखते मैंने जब से मैं आपको जानता हूँ, आपके बाल उस वक़्त सफ़ेद नहीं थे, अब आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं और मेरे बाल तो सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, बल्कि काफ़ी सारे हो भी गए हैं। तो सर बेहतरी जो है ख़ैर उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे और निज़ाम मज़बूत हो, तो पाकिस्तान आगे जाएगा। व्यूअर्स ये शो था पॉलिटिकल डायरीज़ अपने इब्तिदाई दिनों से गुज़र रहे हैं हम। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको एक बेहतरीन और भरपूर शो देखने को मिलेगा। मुझे और अज़ीज़ सदीक़ साहब को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी।